बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपाइलर डिजाइन में हम डिस्कस करेंगे फेजेस ऑफ अ कंपाइलर। अच्छा, कंपाइलर के कोर्स में ना ये डायग्राम बहुत अहमियत की हामिल है। उसकी वजह ये है कि ये आपका पूरा कोर्स डिफाइन करती है। यानी जो कुछ आपको पढ़ना है ना इस कोर्स में, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के कोर्स में, वो यही डायग्राम है और इसी की तफसीलात है। ये है असल में कहानी सारी। अब अगर आप जरा सा गौर करें तो ये जो तीन फेजेस हैं कंपाइलर के, ठीक है, यानी कंपाइलर एक प्रोग्राम है जिसके ये 8 हिस्से हैं, सपोज करें आप। इसमें से ये आप इन तीन पर नजर डालें तो आपको इसमें एनालाइजर का लफ्ज नजर आएगा, है ना। हर एक के साथ एनालाइजर लगा हुआ है। और जरा नीचे अगर आप नजर डालना शुरू करें, जनरेटर, जनरेटर, कंस्ट्रक्टर, तो यहां पर आपको ये जनरेटर का लफ्ज लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो शुरू के तीन फेजेस हैं वो प्रोग्राम को एनालाइज कर रहे हैं, और आखिर के जो तीन फेजेस हैं ये टारगेट प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। यानी उनका मकसद क्या है? टारगेट प्रोग्राम की कंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब इसमें जो है पहले फेज की बात करते हैं जिसका नाम है लेक्सिकल एनालाइजर। तो ये मैं आपको बता दूं कि लेक्स जो है ना, ये लातीनी जबान का लफ्ज है और इसके मायने हैं वर्ड। इसीलिए आप अगर देखें तो डिक्शनरी को हम लोग कहते हैं लेक्सिकॉन, ये भी कहते हैं। डिक्शनरी का नाम है लेक्सिकॉन। तो लेक्सिकल एनालाइजर का काम ये है कि वो सारे प्रोग्राम को इस नजर से देखता है कि उसमें जो अल्फाज हैं, यानी जो वर्ड्स यूज हुए हैं, वो वर्ड्स उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से ताल्लुक रखते हैं या नहीं। ये सबसे पहली चीज है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे एक जुमला बोलता हूँ उर्दू में, और उस जुमले में एक लफ्ज मैं बोलता हूँ बड़ा मुश्किल से चाइनीज लैंग्वेज का, तो आप सबसे पहले जो है ना ये परेशान होंगे इस जुमले को सुनने के बाद कि यार इसमें कोई चीज ऐसी है जो मेरी समझ से बाहर है, तो जुमला तो मेरी समझ में आ ही नहीं सकता जब तक ये वर्ड क्लैरिफाई ना हो जाए। तो लेक्सिकल एनालाइजर सारे प्रोग्राम को इस नजरिए से देखता है कि उसमें कोई वर्ड ऐसा ना हो जो कि लैंग्वेज में इस्तेमाल ना हो सकता हो। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ बहुत आसान सी। देखिए, जैसे मैंने लिखा 10, आपको पता ही नंबर है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने लिखा A1, ये आइडेंटिफायर का हो सकता है, लेटर से स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है, तो ये आइडेंटिफायर है। अच्छा, अब अगर मैं 1A लिख दूं बगैर कोटेशन के ऐसे, तो ये तो ना नंबर है, ना आइडेंटिफायर है, ना कीवर्ड है। तो ये क्या है? कुछ भी नहीं है। लैंग्वेज के हिसाब से कोई रिकॉग्नाइजेबल वर्ड नहीं है। तो लेक्सिकल एनालाइजर इसको फौरन पकड़ ले। अच्छा, जब सारे वर्ड्स को चेक कर लेगा उसके बाद आता है सिंटेक्स एनालाइजर। सिंटेक्स एनालाइजर की जिम्मेदारी ये होती है कि वो ये देखे कि वर्ड्स जिस तरतीब से लिखे गए हैं वो तरतीब सही है कि नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने इफ के बाद ये लगा दिया क्लोजिंग ब्रैकेट, तो आपको पता ही तो अलाउड नहीं, इफ के बाद आके आएगा ओपनिंग ब्रैकेट आएगा, ठीक है। तो इफ के बाद आपके पास क्या आएगा? ओपनिंग ब्रैकेट। तो ये गलत सिंटेक्स। तो इसका मतलब है सिंटेक्स, जहां लेक्सिकल एनालाइजर का नजरिया एक वर्ड होता है ना, वहां सिंटेक्स एनालाइजर का जो स्कोप होता है वो एक सेंटेंस होता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ और बता दूं कि लेक्सिकल एनालाइजर की दो जिम्मेदारियां हैं। एक तो वो वर्ड को चेक करता है, चेक करने के बाद उसको कैटेगराइज कर देता है कि ये किस कैटेगरी का वर्ड है। अब वर्ड्स की होती हैं 6 कैटेगरीज। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें जैसे कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एक्सेट्रा। इस तरह से हाई लेवल लैंग्वेजेस में 6 कैटेगरीज के वर्ड होते हैं। जैसे ये नंबर की कैटेगरी में क्लासीफाई हो, ये आइडेंटिफायर में क्लासीफाई, यानी इसका टोकन, वो टोकन असाइन करता है लेक्सिकल, इसको टोकन कहते हैं कि वो, इसको कहेगा कि आइडेंटिफायर, इसको कहेगा कि ये नंबर है। तो हर वर्ड को वो क्लासीफाई कर देता है एक तरह से पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे हम कहते हैं ना इंग्लिश ग्रामर में। तो यहाँ पर वो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्ट में उसको क्लासीफाई कर देता है कि क्या चीज़ है। उससे क्या होता है कि सिंटेक्स एनालाइजर की जिंदगी आसान हो जाती है। मिसाल के तौर पे किसी ने एक सेंटेंस लिखा A इज इक्वल टू B+10, एक ने लिखा C इज इक्वल टू वेरिएबल, ऐसी वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप देखें तो ये दोनों असाइनमेंट स्टेटमेंट्स हैं, और इन दोनों में पहले आइडेंटिफायर आ रहा है, इक्वल टू ऑपरेटर आ रहा है, फिर आइडेंटिफायर आ रहा है, फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर आ रहा है, फिर कोई नंबर आ रहा है। तो सिंटेक्स एनालाइजर के पास इस तरह के रूल होते हैं जो कि टोकन्स में बेस कर रहे होते हैं। अब सिंटेक्स ये देखेगा कि आइडेंटिफाई इक्वल टू के लेफ्ट पे आइडेंटिफायर है, और इक्वल टू के राइट पर कोई एक्सप्रेशन है जिसमें आइडेंटिफायर है, नंबर है, बीच में अरिथमेटिक ऑपरेटर है, तो ये सिंटेक्स सही है, ठीक है। मिसाल के तौर पे असाइनमेंट स्टेटमेंट नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकती, असाइनमेंट स्टेटमेंट नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकती, इक्वल टू के लेफ्ट पे नंबर नहीं आ सकता। तो ये क्योंकि पैटर्न उसके पास नहीं है सिंटेक्स एनालाइजर के पास,
तो वो इस पे शोर करेगा और कहेगा कि नहीं, ये इक्वल टू के लेफ्ट पे आइडेंटिफायर आना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है सिर्फ कि सिंटेक्स एनालाइजर के पास जो पैटर्न्स होते हैं सेंटेंसेस के, अलाउएबल पैटर्न्स, वो बेस कर रहे होते हैं कैटेगरीज पे। तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, हर वर्ड को चेक करता है। अगर वो वर्ड लेक्सिकल एरर नहीं है तो फिर वो उसको एक टोकन दे देता है। और सिंटैक्स एनालाइजर उन टोकन्स की स्ट्रीम पर बेस करके चेक करता है कि हर सेंटेंस सही लिखा गया है या नहीं। सेंटेंस से मुराद जैसे अगर सेमी कॉलन हर सेंटेंस के आखिर में लगाना जरूरी है तो वो एक सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। तो हर सेंटेंस को इस तरह से सिंटैक्स एनालाइजर चेक करता है। अगर फंक्शन है तो वो किसी रिटर्न टाइप से शुरू होगा, फिर फंक्शन का नाम आएगा, फिर पैरामीटर्स आएंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट आएगा, फिर एंटी कर्ली ब्रैकेट। तो इस तरह से सिंटैक्स एनालाइजर के पास रूल्स होते हैं, लेकिन वो रूल्स जो होते हैं वो टोकन्स पे बेस कर रहे होते हैं। और टोकन की 6 इकसाम है जो मैं आपको वहां बताऊंगा जब मैं आपको लेक्सिकल एनालाइजर चैप्टर 3 स्टार्ट करूंगा, ठीक है। सिंटैक्स एनालाइजर समझ में आ गया आप लोगों के। लेक्सिकल क्या करता है, वर्ड्स को चेक करता है। सिंटैक्स एनालाइजर सेंटेंसेस को चेक करता है। सिमेंटिक एनालाइजर क्या करता है, सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग्स। तो सिमेंटिक एनालाइजर ये देखता है कि सेंटेंस में मीनिंग्स के हवाले से कोई चीज एरर तो नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने लिखा a = b+10, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। अब a जो है ना ये कैरेक्टर है और b फ्लोट है, ठीक है। तो ये तो कन्वर्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये काम सिंटैक्स एनालाइजर तो इसको ओके कर देगा कि भाई आइडेंटिफायर आ रहा है इक्वल टू से पहले, इक्वल टू के बाद भी आइडेंटिफायर आ रहा है। सिमेंटिक एनालाइजर इस पे शोर मचाएगा कि भाई टाइप मैच नहीं कर रही है, टाइप के हिसाब से एरर आ रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि स्ट्रक्चर तो ठीक था, इक्वल टू के लेफ्ट पे आइडेंटिफायर था, राइट पे एक्सप्रेशन थी, सिंटैक्स ने ओके कर दिया, सिमेंटिक ने पकड़ लिया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया आपका एनालिसिस मॉडल, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, प्रोग्राम को एनालाइज किया, ये आपका एनालिसिस। अब यहाँ आ रहा है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, आउटपुट जनरेट करना। तो इंटरमीडिएट कोड क्या करेगा कि जो आपका प्रोग्राम हर तरह से उसकी छान पटक हो गई, वर्ड्स भी ठीक है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर भी ठीक है, और उनके मायने के हिसाब से भी एरर नहीं। तो इंटरमीडिएट कोड क्या करेगा, उसको एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा जो कि मशीन के हिसाब से इंडिपेंडेंट हो। आपको पता है कि असेंबली लैंग्वेज में एक ऑपरेटर एक इंस्ट्रक्शन में होता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। अरिथमेटिक ये हाई लेवल लैंग्वेज में तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिख रहे a = b + c × d/d/e - f +100, कोई मसला नहीं, आप इतनी बड़ी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में एक ऑपरेटर एक वक्त में इवेल्युएट हो रहा होगा। तो इंटरमीडिएट कोड जैसे कि जावा में बाइट कोड होता है, वो हर प्लेटफॉर्म के इंडिपेंडेंट होता है, एक जनरल लैंग्वेज में होता है। और जो उसका आपका जेवीएम होता है वो क्या करता है कि उसका एक एक उसको उठा के ना कोड को फिर वो उसके पर्टिकुलर मशीन कोड में ट्रांसलेट करके रन करता है प्रोग्राम। तो ये है इंटरमीडिएट कोड। और ये क्या करता है, आपको एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड में आपको जो है ना चेंज करता है। उसके बाद कोड ऑप्टिमाइजर चलता है और देखता है कि कहीं पर अगर कोई रिडंडेंसी है तो उसको रिमूव कर दे, ठीक है। या कोई कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को आसान इंस्ट्रक्शन में जिसमें कम साइकिल लगे सीपीयू की, उसमें चेंज कर। फिर उसके बाद कोड जनरेटर आता है जो कि पर्टिकुलर मशीन के हिसाब से कोड जनरेट कर देता है। अच्छा, अब इन 6 फेजेस के साथ दो चीजें और काम कर रही हैं। एक तो सिंबल टेबल मैनेजर है, ठीक है। सिंबल टेबल मैनेजर क्या करता है, बहुत आसान है इस बात को समझना। जैसे आप यहाँ देखें, दो स्टेटमेंट है, इन ये दोनों स्टेटमेंट एक फॉर्म पर आ गई ना, ये एक फॉर्म पर आ गई। अब कैसे पता चलेगा यार ये आइडेंटिफायर कौन सा आइडेंटिफायर, क्योंकि जब आप कोड जनरेट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये आइडेंटिफायर कौन सा वाला है, ये ए है, बी है, सी है। तो सिंबल टेबल क्या करता है कि जब आप किसी भी आइडेंटिफायर को टोकन असाइन कर रहे होते हैं ना, तो सिंबल टेबल में उसकी एंट्री हो जाती है। जैसे आपने ए को कहा कि ये आईडी है, उसको टोकन दिया आपने आईडी का। अब क्या होगा कि सिंबल टेबल में ए के लिहाज से, ये देखें इस तरह का सिंबल टेबल होगा, ए की एंट्री क्रिएट हो जाएगी। ये सपोज करें 100 एड्रेस है, ये आइडेंटिफायर है ए। अब जब सिंटैक्स एनालाइजर चलेगा तो इसकी टाइप पता चलेगी कि भाई ये क्या है, इंटीजर किस प्रोसीजर में आया है, इसका स्कोप क्या है, लोकल है, ग्लोबल है। तो ये चीजें, इसकी जो एट्रीब्यूट्स है ना, यानी ए की खुसूसियात, वो लेक्सिकल को पता नहीं चलेंगी, क्योंकि लेक्सिकल का स्कोप तो खाली एक वर्ड है, वो पूरे सेंटेंस को नहीं देख रहा। तो ये क्या करेगा, सिंबल टेबल में जैसे कोई आइडेंटिफायर मिलेगा ना तो उसकी एंट्री क्रिएट कर देगा, और उसका जो एड्रेस है वो इस आइडेंटिफायर के साथ बतौर एट्रीब्यूट के चला जाएगा कि ये आइडेंटिफायर है, यानी ये इसका टोकन आइडेंटिफायर है। और अगर इसके बारे में तफसीलात देखनी है तो 100 एंट्री पे चले जाओ। तो हर टोकन के साथ जो है ना एक एट्रीब्यूट होता है। अगर टोकन किसी जनरल फॉर्म पर आ जाएगा ना, कोई वर्ड किसी जनरल फॉर्म पर आ जाएगा, तो एट्रीब्यूट जरूरी होगा शनाख्त के लिए। समझ गए आप। मिसाल के तौर पे जब हम आईओबीएम में अपनी गाड़ी एंटर करते हैं तो चौकीदार जो होता है, गार्ड, वो सिर्फ ये देखता है कि हाँ गाड़ी पे फैकल्टी का स्टिकर है, सही, आने दो। अब अंदर आने के बाद हो सकता है कि एक और चेक हो
कि भाई इसको किस बिल्डिंग में, इसको सीबीएम में जाना है या सीसीएसआईएस वाली बिल्डिंग में जाना है, तो वो फिर वहां तफसीलात देखी जाएंगी। लेकिन आईओबीएम में दाखिले के लिए गाड़ी पर क्या होना चाहिए, आपके स्टूडेंट का स्टिकर या आपके जो फैकल्टी का स्टिकर या जो भी आपके स्टाफ का स्टिकर होना चाहिए। तो कहीं पर सिर्फ टोकन से काम चल रहा है, कहीं पर उसके बारे में मज़ीद तफसीलात चाहिए। जब कोड जनरेट आपको करना है तो आपको तफसीलात की ज़रूरत पड़ेगी। तो हर टोकन के साथ एक चीज़ क्या होती है, एट्रीब्यूट, उसका एड्रेस होता है कि सिंबल टेबल में उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पर रखनी है। और पहली दफ़ा ये आइडेंटिफायर किस वक्त आता है सिंबल टेबल में, जब लेक्सिकल को पहली दफ़ा वो टकराता है। अब प्रोग्राम में जब जब ए आता रहेगा तो वो वही एड्रेस उसको रिटर्न करता रहेगा विद द सेम स्कोप। अच्छा, अब ये आपकी समझ में आ गया। एरर हैंडलर क्या है कि आपने जो प्रोग्राम लिखा है, लेक्सिकल के हवाले से कोई एरर है, सिंटैक्स के हवाले से कोई एरर है, सिमेंटिक के हवाले से कोई एरर है, तो हर एरर की डिस्क्रिप्शन एरर हैंडलर में होती है। तो जैसे जैसे कंपाइलर आपके प्रोग्राम को चेक करेगा और एरर उसको महसूस होगा, तो वो एरर हैंडलर की रूटीन को कॉल करेगा कि स्क्रीन पर इस एरर को डिस्प्ले कर दो, ताकि यूजर को पता चल जाए कि इस लाइन नंबर पे ये एरर आया है। अब आप यहाँ पर एक मिसाल देख लीजिए, एक मिसाल से पूरा सारा सिनेरियो समझाया गया है। सपोज करें आपने ये स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है, आपके हाई लेवल लैंग्वेज में, आपके प्रोग्राम में ये स्टेटमेंट, लेक्सिकल एनालाइजर चला, लेक्सिकल एनालाइजर ने इसको टोकन असाइन कर दिए। तो पोजीशन का टोकन हो गया आइडेंटिफायर, इनिशियल का टोकन हो गया आइडेंटिफायर, रेट का टोकन हो गया आइडेंटिफायर, ठीक है, प्लस प्लस ही रहा, सपोज करें मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई रहा, और ये जो है ना, ये आपके पास क्या हो गया, ये नंबर हो गया है, ये नंबर हो, ठीक है, ये सबको टोकन मिल गया। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं आइडेंटिफायर के साथ 1 2 3, क्योंकि तीनों अलग अलग है। तो ये समझ लें आप, ये सिंबल टेबल का एड्रेस है जो 1 2 3 है। उसके बाद सिंटैक्स एनालाइजर चला जिसने पार्स ट्री बनाया। तो ये जब हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा पार्स ट्री क्या होता है। ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है जिसके जरिए हम चेक करते हैं कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सही है कि नहीं। जैसे इक्वल टू के लेफ्ट पे आइडेंटिफायर आना चाहिए, तो कोई बाइनरी ऑपरेटर है तो उसका लेफ्ट भी होना चाहिए, उसका राइट भी होना चाहिए, फिर ये मल्टीप्लाई है, इसका भी लेफ्ट, ठीक है, स्ट्रक्चर चेक हो गया। अब इससे देखा कि तीनों आइडेंटिफायर मिसाल के तौर पे ये है रियल है, इनकी टाइप सपोज करें फ्लोट है, फ्लोट को हम रियल भी कहते हैं पास को। तो फिर ये वो क्या करेगा, इस 60 को भी रियल बना, ये सिमेंटिक करेगा। उसके बाद आप देखें इसी पार्ट ट्री से कोड जनरेट होना शुरू हुआ, लेकिन ये कोड क्या है, इंडिपेंडेंट है, आपको असेंबली लैंग्वेज टाइप का नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट कोड, जो कि किसी मशीन पे रन नहीं हो सकता जब तक ये ट्रांसलेट ना हो जाए उसकी असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद कोड ऑप्टिमाइजर ने सपोज करें कि महसूस किया कि तो टेम्पररी वेरिएबल ज्यादा आ रहे हैं तो उसको कम कर दो, ठीक है, ऑप्टिमाइज कर दिया कोड को, रिडंडेंसी को रिमूव कर दिया। उसके बाद कोड जनरेटर आया और उसने जिस मशीन पे इसको रन हो रहा है उसके हिसाब से उसकी असेंबली लैंग्वेज जनरेट कर दी, ठीक है। तो ये मैंने एक पिक्चर भी आपको दिखा दी 6 पेजेस की। थैंक यू वेरी मच।